बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सियालकोट जो है ये एक ऐसा अहम शहर है जो जिसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक बिजनेस हब है। एक एक्सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी मिकदार है, तादाद है, वो यहाँ सियालकोट से होती है। इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्या है और इसके अंदर जो क्राइम है वो किस अंदाज में बढ़ता है और इसको कैसे काउंटर किया जाता है। आज मैं एक ऐसे पुलिस अफसर के पास बैठा हुआ हूँ जिनके बारे में हालिया दिनों में आपने सुना होगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा ने पंजाब की जो ओवरऑल ओवरव्यू लिया क्राइम का और लॉ एंड ऑर्डर का, उसके अंदर जिनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शहजाद साहब जो कि इस वक्त डीपीओ सियालकोट है, इन्हें रिसेंटली यहाँ लगाया गया। ये इससे पहले साहिवाल में थे। और डिफरेंस क्या है, आज एक तो इनसे ये बात करेंगे। दूसरी, ये जो वाकयात हो रहे हैं, जैसे मुल्तान के अंदर एक वाकया हुआ है जो कि डेफिनेटली पंजाब पुलिस के लिए कोई ज़्यादा नेकनामी का बायस तो नहीं बना, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जो एक्शन हुआ है वो ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर वो सीएम लेवल है या पुलिस लेवल है तो वो नोटिस फौरन लेते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। अगर कोई सूरत हाल उनके अपने डिपार्टमेंट के मुतल्लिक भी हो तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमें नजर आई है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सियालकोट, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ क्राइम या इसके जो स्टैटिक्स हैं। आप साहिवाल से यहाँ पर आए हैं और सियालकोट यहाँ पहुंचे हैं, तो सियालकोट का इब्तदाई डिफरेंस क्या नजर आया आपको? देखिए, जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी आउटलुक में रूरल है। उसकी जो स्पिरिट है सारी की सारी वो रूरल है। पार्टली अर्बनाइज है लेकिन बड़ा थोड़ा पार्ट उसका अर्बनाइज्ड है। सियालकोट अपनी आउटलुक में कंप्लीटली अर्बन है और वो जो एक अर्बन सेंटर के जितने चैलेंजेस होते हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अर्बनाइज सोसाइटी है। फिर यहाँ की कम्युनिटी की एक बात जो मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी पिछले 15 दिन में, वो ये कि ये बड़े ही प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसका एक बड़ा मेजर चंक यहाँ से हो रहा है, सियालकोट से। इसी तरह वहाँ जो क्राइम है वो इसकी निस्बत कम है। सियालकोट में जो नंबर ऑफ क्राइम के जो इंसिडेंट हैं वो ज्यादा है। अगर मैं आपसे फिगर्स शेयर करूं तो वहाँ जो 2024 का क्राइम था वो 22,000 था और यहाँ 45,000 है जो रजिस्टर्ड एफआईआर्स हैं। पॉपुलेशन वहाँ की कोई 2.8 मिलियन थी, यहाँ 4.5 मिलियन है। तो नेचुरली इसके जो चैलेंजेस हैं वो ज्यादा बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं अपनी नेचर में। अच्छा फैसल साहब, आमतौर पर अगर हम देखते हैं कि जब किसी की परफॉर्मेंस अप्रिशिएट हो जाए तो उसके ऊपर जो आप समझे कि उससे जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ जाती हैं। सीएम साहब की मैंने मीटिंग की बात की, वहां पर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट किया गया। खुद मैं आपके सीनियर पुलिस अफसर से मिला, वो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। आप नहीं समझते कि इससे जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं तो फिर आपको नए चैलेंजेस का सामना होता है और फिर आपको उस मार्क पे पहुंचना होता है जो आपसे जो है आपके बारे में सोचा जा रहा होता है। तो सियालकोट के यहाँ पर आने के बाद क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए काम मुश्किल होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसमें एक चीज मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो ये है कि अब जब आप किसी की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं तो किन इंडिकेटर्स पे करते हैं। तो पहली दफा ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम परफॉर्मेंस असेसमेंट का वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के नाम से, केपीआईज के नाम से पंजाब में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसमें पहली दफा पुलिस के अंदर एक बहुत ही रोबोटिक अंदाज से तमाम ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को असेस किया जा रहा है, जिसमें 36 ऐसे इंडिकेटर्स थे कि जिनको उन्होंने गेज किया कि इन 36 इंडिकेटर्स के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जैसे कि खवातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से क्राइम है, मर्डर्स हैं, रॉबरी, डकैती, ये बड़ी डिटेल एक पूरा। तो ये एक परफॉर्मेंस का जो रजीम है, इससे पहले ये पंजाब में मौजूद नहीं था, ये पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसकी तरफ जो हमारा पुलिस का जो रिस्पांस था, इनिशियली शुरू के महीनों में वो लर्निंग का था। हमने इसे लर्न किया, लर्न करने के बाद फिर हमने इसमें परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। अगर मैं आपसे बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ्स के अंदर साहिवाल में जब मैं पोस्टेड था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की अपने ग्रुप के अंदर पहली पोजीशन थी। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हमने इन इंडिकेटर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने परफॉर्म करना शुरू किया कि असल में गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हमसे है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बताता हूं कि अगर एक जगह पे किसी के साथ सॉडमी हो जाती है किसी बच्चे के साथ, तो पुलिस ने इमीडिएटली जो 2-3 काम करने हैं वो ये कि इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो, उसके वर्षा को ख्वार ना होना पड़े, वो जो मुलजिम है, कल्प्रेट जो है जिसने ये काम किया वो फौरी अरेस्ट हो।
तीसरा उसका पार्ट ये है कि उसकी जो एविडेंस कलेक्शन है, जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिसमें पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, हमारी PFSA, हमारी अपनी जो क्राइम सीन यूनिट की जो टीम है, वो ये मिलके एक बड़ा ही एग्जेम्पलरी सेट ऑफ एविडेंस कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, ताकि कोर्ट में एक ऐसा केस उसका पेश किया जा सके कि उस मुलजिम को उसके किए की करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। तो जब ये एक इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो पुलिस के पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि वो परफॉर्म करे और ऑब्जेक्टिव होके परफॉर्म करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखेंगे कि पूरे पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा के इस KPIs के निज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है ओवरऑल पुलिस वर्किंग के अंदर, और ये इंशाल्लाह मजीद इंप्रूव होती जाएगी। अच्छा DPO साहब, आपने बात की इस वक्त कि कैसे इनका एटीट्यूड बेहतर किया जाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक तरफ से आपकी जो हायरार्की है, इतनी एफर्ट्स की जाती हैं, ट्रेनिंग सेशन है, सेमिनार्स हैं, लेकिन फिर मुल्तान जैसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो सारी एफर्ट्स पे ऐसे लगता है जैसे पानी फिर गया है। ये इंसिडेंट फिर क्यों पॉप अप हो रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। असल में ये जो रेफर्मेशन का प्रोसेस है ये ऑन गोइंग है। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपको अगर याद हो तो आज से 8-10 साल पहले इन इंसिडेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। अब आप देखें कि हर शहरी के पास मोबाइल फोन की सूरत में कैमरा है, जब भी कोई इंसिडेंट होने लगता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब आप देखें कि इस सब के बावजूद जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सच इंसिडेंट्स है वो थोड़ी रिड्यूस हुई है। यू विल एग्री विद मी कि आज से 10 साल पहले जो पुलिस के हमारे सबऑर्डिनेट्स थे जो इस तरह की चीजें करते थे कि पूरे महकमे के लिए बायसे शर्मिंदगी उनके अमल बन जाते थे, अब उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है और इंशाल्लाह ये मजीद कम होती जाएगी। तो मेरा इसमें जवाब ये होगा कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसपे हमें सबको दिन रात एक करने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो एक छोटा सा इंसिडेंट पूरे के पूरे हमारे महकमे की तमाम एफर्ट्स को जाया कर देता। आपको याद होगा इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक शहद वाले से एक पुलिस मुलाजिम ने जो है वो जबरदस्ती उसे शहद मुफ्त में ले रहा था। अब वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो इतना वायरल हुआ कि हमारी सारी एफर्ट्स जो है वो अंडरमाइन होगी बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम अपने तमाम जवानों को इंशाल्लाह इसी तरह एजुकेट भी करते रहेंगे, रिफॉर्म भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये है ना कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, यानी उस जैसे आपने कहा कि आप उस पर एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक है टॉर्चर या थानों के अंदर टॉर्चर जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जो अभी मैं रिसेंटली अभी एक और फुटेज चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि एक थानेदार ने एक नौजवान को, एक तो यह है कि उसने बाजू में कोई डंडा लगाया हुआ है, फिर एक है कि उसको बांधा हुआ है दीवार के साथ, कहीं उसको लटकाया हुआ है। तो ये इंसिडेंट भी हो रहे हैं। आपने कैसे यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम सियालकोट के किसी थाने में ऐसे ना हो? जी, इसमें जो इसकी कोर रीजन है ये होने की, वो है लैक ऑफ टेक्निकल गैजेट्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उस इक्विपमेंट का ना होना कि जो अब मॉडर्न डे पुलिसिंग के अंदर तमाम जो दुनिया की कामयाब पुलिस की एजेंसीज हैं ये यूज कर रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर सियालकोट की एग्जांपल दे के आपको बताना चाहूँ कि हमने पिछले दिनों एक अपनी डेडिकेटेड स्नैप चेकिंग की टीम लॉन्च की है। उसका मकसद ये है कि जो क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं सियालकोट के, उनके ऊपर पुलिस की चेक पोस्ट एस्टैब्लिश हो जस्ट फॉर 45 मिनट्स। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करने के लिए एक पॉइंट पे 45 मिनट्स खड़े होंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे। अब वहां पुलिस हाई हैंडेडनेस को एड्रेस करने के लिए मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स की को बॉडी कैम्स प्रोवाइड कर दी हैं। अच्छा, यहाँ हो गया है? जी, वो हमने लॉन्च की है। जितने भी लोग चेक होंगे वो उन बॉडी कैम्स में उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी कि मेरे ऑफिसर का कंडक्ट क्या है और वो किस तरह उसको चेक कर रहा है। अब आ जाते हैं चेकिंग, आखिर में हम कर क्या रहे होते हैं। एक पब्लिक का बड़ा सवाल होता है कि जी आप नाके लगाते हैं तो आप क्या चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली उनका मकसद होता है प्रोफाइलिंग करना। प्रोफाइलिंग होती है उन क्रिमिनल्स की जो मुआशरे के लिए किसी ना किसी जुर्म का बायस बनते हैं। अब वो हम मॉडर्न गैजेट्स के जरिए कैसे कर रहे हैं। अब यही टीम हमारी, उनको हमने एक एंड्रॉयड फोन के अंदर हमारी क्राइम प्रिवेंशन ऐप है वो इंस्टॉल करके दी है। जब भी किसी गाड़ी को या मोटरसाइकिल को वो रोकेंगे तो वो जो एक रिवायती ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल सवाल होता था कि जी किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अब वो ये नहीं करेगा। निकाहनामा पूछ लेते हैं, निकाहनामा, मुंह सूंघ रहे हैं, ये अब उसने प्रोफाइलिंग करनी है। वो उसकी CNIC लेगा, CNIC लेके उसको रन करेगा अपने डेटाबेस के अंदर। उसको रन करने से उसको पता चल जाएगा कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पहले इन्वॉल्व रहा है या नहीं रहा। जिस गाड़ी पे वो सवार है उसकी नंबर प्लेट वो अपने उसी डेटा बैंक में रन करेगा तो पता चल जाएगा कि ये गाड़ी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही है या नहीं रही।
ٹھیک ہو گیا. اب اس پروفائلنگ سے اس کو مدد ملے گی کہ میں نے کس کی ڈیٹیل چیکنگ کرنی ہے. اب یہ دو چیزیں چیک کرنے کے بعد اگر وہ کلیئر ہے اور اس میں کوئی ایسی تو وہ اس کو جانے دے گا. اینڈ اٹ ٹیکس ہارڈلی 2 to 3 منٹس, اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. اور اس میں چونکہ باڈی کیمز بھی لگے ہوئے ہیں, یہ گیجٹس بھی دیے ہوئے ہیں, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ہارش رویہ رکھ سکے یا اس سے کوئی ایسی برائبری کے لیے کوئی ایسی چیز کر سکے کہ جی میں آپ کو تنگ کروں گا, یا وہ اپنے ایٹیچیوڈ سے میں نہیں جانے دوں گا, آپ کا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ اس میں ایڈریس ہوگا. اس میں پھر ایک اور ایلیمنٹ جو ہم نے رکھا ہے کہ ہاٹ پرسوٹ کے لیے اگر کوئی واقعی کرمنل ہمارے اس میں ہمیں وہ دیکھ کے وہ نیٹ میں آ گیا ہے تو اس کو ہم نکلنے نہیں دیں گے. اس کے لیے پھر ہم نے بیک اپ میں ایک موٹر بائک ہوگا جس پہ ہمارے 2 لوگ ہوں گے اور وہ ہاٹ پرسوٹ کریں گے اور وہ اس کو روکیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماڈرن ڈے کی پولیسنگ کے اندر آپ کو ان اکوپمنٹس اور ان آئی ٹی گیجٹس کے ذریعے آپ کو اپنے سارے کے سارے پولیس پروسیسز کو ماڈرنائز کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک باریک سی بات یہ ہے کہ جب وہ چیک کرتا ہے آپ کے روڈ کے اوپر اپنی گیجٹ کے ساتھ چیک کرتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ آ گیا, حالانکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر اس پہ ختم ہو چکی ہے یا ڈسچارج ہو چکا ہے, یا پھر ایسا ہے کہ اس کی بیل ہو چکی ہے, لیکن اگر اس کا ریکارڈ وہاں پر آ گیا ہے تو یہاں ہم نے وہ لاہور کے اندر یہ پریکٹس دیکھی, پولیس والے کہتے ہیں چلے جی آپ تھانے چلیں آپ, حالانکہ وہ اس کی بیل ہوگی. اب ظاہری بات ہے کوئی ایئرپورٹ جا رہا ہے تو اب چونکہ ریکارڈ آ گیا ہے, تو کیا آپ نے یہاں انشور کیا ہے کہ اگر کسی کی بیل ہو گئی ہے یا اس کی ایف آئی آر ڈسچارج ہو گئی ہے تو اس کا ریکارڈ وہاں مینٹین ہو؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہم نے اس میں کیٹیگرائز کر دیا ہے. اب دیکھیں, جس آدمی پہ بجلی چوری کی ایف آئی آر ہے تو اس کا کوئی روڈ کرائم سے تو اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن جس بندے پہ منشیات کے فروخت کرنے کی ایف آئی آر ہے تو وہ اب سسپیکٹ بن گیا. اب وہ ان کو چاہیے کہ اس کی گاڑی کی بھی تلاشی لیں, اس کی جسمانی تلاشی بھی لیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلے منشیات بیچنے کا کرمنل ریکارڈ ہے. اب اس آدمی پہ ریش ڈرائیونگ کا پرچہ ہے فار ایگزامپل کہ جی یہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہے, تو اس کا بھی کوئی ایسا. تو ہم نے اس کے اندر پروفائلنگ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ وہ کرمنلز ہیں جو رابریز کر رہے ہیں, ڈکوائٹیز کر رہے ہیں, منشیات فروشی کر رہے ہیں, یہ آرگنائز کسی گینگ کے اندر انوالو ہے. تو ان پرچوں کی ریلیونس ہی اس کی پروفائلنگ میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی. باقی لوگوں کی ریلیونس ہی نہیں ہے تو نیچرلی انہیں نہیں لے کے جائیں گے دوسرے لفظوں میں پولیس اسٹیشن جو ریلیونٹ ہی نہیں ہے اس سے. میجر چیلنجز ایز فار ایز ریلیجن از کنسرنڈ یا پالیٹکس از کنسرنڈ, یہاں پر کیا ہے؟ سیالکوٹ کے اندر ہماری تمام فالٹ لائنز جو ہیں وہ موجود ہیں. ہماری جو سیکٹیرین وائلنس کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ بھی ہیں. ہماری جو دوسری لڑائیاں ہیں ریلیجیس جو ہماری وہ ہے وہ والی ساری فالٹ لائنز بھی یہاں موجود ہیں. یہاں بڑی تعداد میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, تو وہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایک چیلنج ہے وہ یہاں موجود ہے. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کچھ لنچنگ کے انسیڈنٹس بھی ہوئے, تو ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بڑے ہی سوئفٹ اور ٹائملی رسپانس کو انشور کرنا ہے. سیالکوٹ میں یہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کسی انسیڈنٹ کو ہم جو ہے وہ ٹائملی یا سوئفٹلی رسپونڈ نہ کر سکیں, اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. پھر ایک سیکیورٹی بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے لیے بڑی یہ حیران کن بات ہوگی کہ یہ اتنا بڑا انڈسٹریل ہب ہے, اس کے اندر جو مینیجریل رول میں لوگ ہیں وہ بہت سارے فارنرز بھی ہیں. میرے لیے بھی حیران کن بات تھی. تو ان فارنرز کو جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا, ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک فیکٹری کے اندر 5 سری لنکنز ہیں جو مینیجریل رول میں ہیں. ان میں ایک سری لنکن کو اسی طرح تھریٹ میسج آیا ہوا تھا کہ جی فوراً پاکستان چھوڑ دیں اور وہ سارا. تو وہ ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج بن گیا. ایس پی یو نہیں ہے اس کے لیے علیحدہ سے؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں ایس پی یو کے اپنے کانسٹرینٹس ہیں مین پاور کے اور اس کے, تو وہ صرف ابھی چائنیز کی سیکیورٹی کو اور سی پیک سے ریلیٹڈ جو سیکیورٹی ہے اس کو دیکھ رہی ہے. میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ نان چائنیز جتنے بھی فورن نیشنلز ہیں جو یہاں فیکٹریز میں جابس کر رہے ہیں, تو اب نیچرلی جب وہ مینیجریل رول میں ہوتا ہے تو اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس نے نیچرلی کام لینے کے لیے ان کو مختلف قسم کی ڈائریکشنز بھی دینی ہے, وہاں تلخی بھی ہو جاتی ہے. اس پرٹیکولر کیس کے اندر بھی جب ہم نے اس کو ٹریک کرنا شروع کیا, آذربائیجان کے واٹس ایپ نمبر سے تھریٹ کیا گیا تھا اور سری لنکنز کے اندر ایک فورن انسیکیورٹی وہ ایک کریٹ ہوئی. وہ ود ان 48 آورز ہم نے وہ اوریجنل بندے جنہوں نے وہ کیا تھا وہ ہم نے اریسٹ کر لیا. اب سٹوری کیا انویل اس میں جو سٹوری ساری جو ریویل ہوئی وہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ اس سری لنکن نے کچھ امپلائیز کو ڈیو ٹو دیئر بیڈ پرفارمنس وہاں سے فیکٹری سے نکال دیا تھا, تو انہوں نے ان آرڈر ٹو سیٹل دیئر اسکور انہوں نے اس کو تھریٹ کر دیا. اب یہ وہ جب ہم پھر انہیں لے کے گئے, ہم نے وہ ساری چیز سنوائی, تو ان میں ایک سینس آف سیکیورٹی, ایک فیلنگ آف سیکیورٹی ہم نے پھر ان میں انکلکیٹ کی اور وہ سارا ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا
चैलेंज है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल जो हमारी एम्पायर है, इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल हब है, उसके अंदर जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स के राइट्स को भी हमने सिक्योर करना है, और जो उन फैक्ट्री के ओनर्स हैं उनके राइट्स को भी हमने सिक्योर करना है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम एक भरपूर अंदाज में क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ वर्कर्स के साथ भी चलें और जो ओनर्स हैं उनके साथ भी चलें, और लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को मेंटेन करें। तो हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है चेंबर के प्लेटफॉर्म से, वो न सिर्फ मेरे साथ राब्ते में है, बल्कि मेरे जितने भी नीचे हायरार्की के लेवल्स हैं, एसटीपीओ लेवल है, हमारे एसएचओज हैं, फिर नीचे डाउन टू द लेवल ऑफ पुलिस स्टेशन, वो तमाम के साथ वो राब्ते में है। और ये अभी से नहीं है, ये अरसा दराज से चल रहा है। एक और बात जो मैं जरूर करना चाहूंगा, ये कम्युनिटी इतनी ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके हमें ओवरऑल गवर्नेंस के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमें जहां भी जिस भी जगह कोई इशू होता है, मैं पिछले दिनों मेरे पास हमारे यहाँ एक सर्जिकल कम्युनिटी के लोग हैं, जो सर्जिकल कम्युनिटी है, वो कहते हैं जी हमने कैमरे लगाने हैं, हम आपको 3.2 मिलियन की जो फंडिंग है वो हम कैमरों की सूरत में कर देंगे। तो हम अब हमारी टीम उनको वो पॉइंट्स बता रही है जो सियालकोट को मजीद सिक्योर करने के लिए जहां कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए, वो खुद इंस्टॉल करवा के देंगे। तो आप देखें कि यहाँ का जो चेंबर है वो हर वक्त रेडी है कि आप हमें बताएं, और हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम आपको हेल्प आउट करेंगे। तो ये मतलब मैं जितने भी शहरों में रहा हूं, इस जैसा प्रोग्रेसिव चेंबर मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा फैसल साहब, जिन इलाकों के अंदर या जिन शहरों के अंदर बिजनेस इतना ज्यादा ग्रूम कर जाता है या फ्लॉरिश कर रहा होता है, वहां पर नेचुरली आपको क्राइम्स भी बढ़ता हुआ नजर आता है। उसका नेचर ही है कि वहाँ आपको फ्लीस करने के लिए लोगों को, ताजिरों को लूटने के लिए किडनैपिंग के इंसिडेंट हो जाते हैं, वहाँ शूटर्स आ जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो इस एस्पेक्ट्स के साथ आपकी पुलिसिंग क्या कर रही है? देखिए, ये बड़ी ही हार्डकोर पुलिसिंग है, और मैं आई मस्ट से कि जो सियालकोट पुलिस है वो हार्डकोर पुलिसिंग में माहिर है। यहाँ के लोग न सिर्फ ट्रेंड हैं बल्कि दलेर भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, पिछले साल में कोई भी किडनैपिंग फॉर रैंसम का इंसिडेंट हमारा रिपोर्ट नहीं हुआ सियालकोट के अंदर। कोई भत्ते की अल्हम्दुलिल्लाह कॉल नहीं है, कोई भत्ते की पर्ची नहीं है, कोई ऐसा गैंग ऑपरेट नहीं कर रहा कि जो खौफ की अलामत बना हुआ हो। शूटर्स की हद तक जरूर अपनी जाती दुश्मनियों के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह हमें रिपोर्ट होते हैं, उनके साथ भी जो पुलिस का रवैया होता है वो उसी तरह होता है जिस तरह एक शूटर के साथ पुलिस का रवैया होना चाहिए। तो आपको दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि कहीं भी कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऐसा नहीं है कि जो इस शहर के सुकून को अंडरमाइन करे, और ना ही हम किसी गैंग को होने देंगे। ये सियालकोट पुलिस की रिजॉल्व है कि हमारे होते हुए सियालकोट के शहरी और यहाँ के बिजनेसमैन पुरसकून नींद सोएं। हम इंशाल्लाह किसी भी ऐसे शख्स को उसकी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी भी बिजनेसमैन की तरफ आंख उठा के देखे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो हम अपनी बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से अभी हम खत्म कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डीपीओ साहब, हमने देखा बहुत सारे शहरों के अंदर जब क्राइम इंक्रीज करता है उसके साथ इनकाउंटर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। व्हाट्स योर पॉलिसी अबाउट इनकाउंटर्स? देखिए, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। इनकाउंटर को मैं समझता हूँ कि ये एक शॉर्टकट है, और अल्टीमेटली हमें अपनी एविडेंस कलेक्शन को, एविडेंस के प्रोसेस करने के मैकेनिज्म को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि वो अदालत से सजा याब हो, उसको सजा मिले। तो मैं तो एक आइडियल एविडेंस की कलेक्शन के निज़ाम को समझता हूँ कि वही अल्टीमेटली हमारी पुलिस का मुस्तकबिल है, और वही होना चाहिए। अच्छा, आपकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर कि अगर आपको कोई इतला आती है कि किसी पुलिस स्टेशन के अंदर टॉर्चर होता है, या कोई किसी ने अपना अलहदा से कोई जगह बनाई है जहां वो लेके चला जाता है, या कोई तशद्दुद का और कोई वाकया होता है, तो उस पर आपकी पॉलिसी क्या है? देखिए, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। वो बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि इस तरह के किसी बंदे को हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन वो हुआ ही क्यों? मैं तो ये कहता हूं कि जो प्रिवेंशन है वो होनी चाहिए। वो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि आपको पहले ब्रीफ करना है, फिर आपको काउंसल करना है, आपको वीकली बेसिस के ऊपर अपने ये जो आपके जितने लोग नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ सेशंस करने हैं, उनको बताना है कि हमारी डायरेक्शन ये है, हमने इस तरह से करना है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट काम कैपेसिटी बिल्डिंग। देखें, वो एक मुलजिम को टांग के मारपीट क्यों कर रहा है? वो उसे उगलवाना चाह रहा है कि वारदात कैसे की, कौन कौन था तुम्हारे साथ। अब इसको आप रिप्लेस कर दें मॉडर्न गैजेट्स के साथ जिनको आप यूज करते हैं, और उस एविडेंस की बेस पे आप उसको सामने बैठ के क्रॉस क्वेश्चन कर। मिसाल के तौर पे आप उससे पूछते हैं कि ये वारदात हुई थी इस टाइम पे, आप कहाँ थे? वो अपनी एक एलिबाई देगा कि मैं इस जगह पे था। आपके पास अगर उसके मोबाइल की लोकेशन पड़ी हुई होगी और आप उसको बताएं कि यार लोकेशन तो ये बता रही कि तुम इधर थे,
اب آپ نے اس کو پہلا پوائنٹ آپ کے وہ آپ کو غلط لوکیشن بتا رہا ہے تو آپ نے اپنے ڈیو ورک سے آپ نے اس کو دوسرا آپ اس سے سوال کریں کہ جی آپ کی کس سے بات ہوئی تھی, وہ آپ کو بتائے گا, آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا, آپ بتائیں گے کہ نہیں آپ یہاں بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک ماڈرن ٹیکنیکس کو ماڈرن پولیسنگ کے جتنے ریجیمز ان پلیس ہیں ان کو جب تک ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے ہم یہ مار پیٹ کے کلچر سے باہر نہیں آ سکتے, اور اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے. سیالکوٹ میں ہم نے مختلف ٹریننگ سٹارٹ کی ہیں اپنے آئی اوز کی. وہ انویسٹیگیٹرز ان ٹریننگ سیشن سے گزر کے ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس مار پیٹ کے نظام سے نکل کے ہم جو ماڈرن پولیسنگ ہے, جو ہم مختلف قسم کے اکوپمنٹس کے ذریعے ہم جن کو یوز کر کے ہم وہ کرتے ہیں اس کو ہم اچیو کر سکیں. اچھا, یعنی ایوری بڈی نوز دیٹ پولیسنگ از آل اباؤٹ انویسٹیگیشن, اور آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکل اس کو کیا نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ایک دو سینئر پولیس افسر سے بات ہوئی, میں نے کہا کہ جی آپ یہ جو ڈی این اے کی فورس کی ٹیسٹنگ آپ کرتے ہیں تو یہ ہر کیس میں کیوں نہیں کرتے آپ. زینب والا کیس آپ کو پتا ہے قصور کے اندر, تو پہلے وہ ملزم چھوٹ گئے اور جب ڈی این اے کے تھرو کیا گیا تو وہ پکڑا گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب اس میں کاسٹ اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے بات کی کہ ماڈرن گیجٹس اور یہ ساری چیزیں, تو اگر کاسٹ زیادہ ہوگی تو پھر کیسے کریں گے سب چیزیں؟ دیکھیں یہ ڈی این اے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی جتنے بھی ریپ کے کیسز ہیں ان سب میں ہم آلموسٹ ڈی این اے کروا رہے ہیں. کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہوتا کہ جس میں ڈی این اے نہ ہو. لیکن جس طرح سے ہم ایم کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک 100% ایفیشنسی اچیو کرنی ہے, ہم جب ایم کر لیں 100% ایفیشنسی, کم از کم ہم 70% تو اچیو کریں گے, 80% تو اچیو کریں گے. 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن اگر آج ہم اس کو کاسٹلی کر کے, ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہے, ہم اس کو اچیو نہیں کر رہے, آنے والے سالوں میں تو کر لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ جتنے ہمیں ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. پی ایف ایس اے کے کچھ کانسینٹس ہیں, نیچرلی کرائم اوور آل جو ہے اس میں اتنی زیادہ ہمیں چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ پی ایف ایس اے بھی بعض دفعہ اوور برڈن ہو جاتا ہے, اور ڈیو ٹو شارٹیج آف اسٹرینتھ ادر ریسورسز. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سفر ہے جو ہم نے شروع کر دیا ہے اور جس کو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. ہمیں الٹیمیٹلی فیوچر یہی ہے کہ ہمیں بجٹ بھی ارینج کرنا ہے اور ہمیں اسی طریقے سے ہی لوگوں کو کنوکٹ کروانا ہے. اچھا, آپ جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے اس کو آپ سائنٹیفک لائنز پہ لے کے جا رہے ہیں, لیکن اب جب آپ کی تفتیش ہوتی ہے اور کیس جو ہے اس کا چلان پیش ہوتا ہے تو تفتیشی افسر جو ہے وہ ایک لائن لکھتا ہے. وہ یہ نہیں لکھتا کہ جناب یہ سائنٹیفک جو گیجٹس ہیں, مثلا ڈی این اے کی جو رپورٹ آئی تو اس کے تحت یہ بندہ ملزم نظر آتا ہے, یا اس گیجٹ کی بنیاد پر یہ اس طرح ملزم نظر آتا ہے, یا یہ بے گناہ ہے. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ اطمینان اس کے اوپر ہے, جو وہ خانہ لکھتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ ہے, یا وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے. وہ وہاں یہ کیوں نہیں لکھتا, آج وہ اس خانے کو آپ کیوں نہیں بدلتے کہ اس میں وہ یہ کہے کہ جناب یہ سائنٹیفک گیجٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے, اس لیے یہ ملزم پھر کورٹس پہ فیصلہ کرے. چند کیسز میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس طرح ہوتے ہیں جو صحیح ٹرینڈ تفتیشی نہیں ہوتے, وہ بالکل ساری ایویڈنس کو ڈسکس کیے بغیر اپنی فائنڈنگز لکھ دیتے ہیں, محض اپنی اس پہ جو کہ ظاہر ہے ناکافی ہے, وم پہ لکھ دیتے ہیں. وم پہ آپ نے ساری شہادتوں کو انٹر کنیکٹ کر کے, آپ نے پورے آرگومنٹس بلڈ کر کے اپنی تفتیش کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ جو ایویڈنس ہم نے اکٹھی کی تھی یہ ہم نے پروسیس کی ہے, اور اس ایویڈنس سے یہ چیزیں سامنے آئیں. اس کو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ تو کورٹ نے کرنا ہے. اب اس میں بھی جو لیک آف ٹریننگ ہے وہ پرائمری ریزن ہے. دوسرا اس میں جہاں تک آپ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 15 سال پہلے آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو ڈی این اے کا پتا تھا. ہمارے آئی اوز کو نہیں پتا تھا, بہت کم لوگ جانتے تھے. کال ڈیٹا ریکارڈ, جیو فینسنگ اور جو ہماری ٹیکنیکس ہیں, 15 سال پہلے آپ چلے تھے. آج ہر پولیس آفسر, آلموسٹ ہر پولیس آفسر 90% جانتا ہے کہ یہ کیا ٹیکنیکس ہیں. اس کا یوز ہم نے کر کے اس کو ہم نے آہستہ آہستہ اپنی ورکنگ کا حصہ بنا لیا. اسی طرح یہ جو تفتیشیں ہیں جن میں ہم جتنے بھی ہم آئی ٹی بیسڈ ہمارے جو گیجٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو, مثال طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سی ڈی آر ہے, اب سی ڈی آر اس نے نکلوا لی, لیکن اس کی ایویڈینشری ویلیو تب بنے گی جب آپ کسی ایکسپرٹ سے اس کو اٹیسٹ کروا کے کیس فائل کا حصہ بنا کے آپ کورٹ میں پیش کریں گے. کورٹ ایک سمپل پیس آف پیپر کو جو کسی کنسرنڈ ایکسپرٹ سے اٹیسٹ نہیں ہے اس کو تو ایڈمٹ ہی نہیں کرے گی, اس کی ایویڈینشری ویلیو زیرو ہوگی. تو وہ جو ایویڈینشری ویلیو ہے وہ اب آہستہ ہمارے جتنے بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے پنجاب پولیس کی, ان سب میں ہم نے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے. یہ جتنے بھی ہماری چیزیں ہیں یہ اب ہم اپنے
जो रिक्रूट होने वाले इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको उसी स्टेज के ऊपर पढ़ा रहे हैं, और फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग तो फिर हमारी चल ही रही है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करते हैं, खास तौर पर अपने इन्वेस्टिगेटर की? अगर आपको पता चलता है कि आपके जिले के अंदर बहुत ज्यादा काबिल लोग भी हैं, बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ज्यादा, तो आमतौर पर तो वो चुंग वाला आपका कॉलेज है, तो यहाँ से क्या आप भेजते हैं कि यहीं पे ये ट्रेनिंग करते हैं? जी, ये मैं इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कि एक आईजी साहब का जो ट्रेनिंग विंग है पूरे का पूरा, वो अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर इनको ट्रेन करता है, और वो फ्रीक्वेंटली कोर्सेज करवाते रहते हैं। जैसे स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट हमारा SSOIU बना, उसकी ट्रेनिंग करवाई गई सेंट्रली पूरे पंजाब की। उसके बाद फिर एक रीजन्स के ऊपर एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जिसको कंसर्न जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं वो उसको देखते हैं, वो अपने रीजन से लोगों को बुलाते हैं। फिर तीसरा होता है जो मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं डिफरेंट तमाम पंजाब के अंदर, वो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं वो अगेन ऐड ऑन कर रही होती हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर। जैसे अभी हमने एक स्टार्ट किया हुआ है 15 कॉल्स के रिस्पांस के हवाले से, कि जब 15 की कॉल आती है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है, क्राइम सीन की प्रिजर्वेशन कैसे है, आपने कैसे PFSA को कॉल करना है, प्रिजर्व करने के बाद PFSA ने आके टैगिंग करके कैसे सारी एविडेंस इकट्ठी करके प्रोसेस करना है। तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारी यहाँ चल रही होती है। तो 3 लेवल्स पे हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, आम आदमी का कंसर्न इसके साथ बहुत ज्यादा है, तो इस सारे मरहले को इम्प्रूव करने के लिए कि आम आदमी आए तो उसको उसमें हैसल ना हो, कोई उसकी एक डिग्निटी को कोई फर्क ना पड़े और वो इसको दर्ज करवा ले, यहाँ का क्या माहौल है, हालात है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंसिटिव क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अवाम को बताना चाहूंगा। एक FIR है जिसमें क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ, एक्यूज्ड अननोन है, वो फौरन FIR दर्ज होती है, उसमें डिले है ही नहीं। एक FIR है कि जिसमें आपने कुछ बंदों को नामजद कर दिया। अब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ये रूटीन बन गई है कि पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए लोगों पे झूठी FIRs करवाई जाती है। उन झूठी FIRs की वजह से आप ये देखें कि रेप की भी बाज दफा इस तरह होता है कि झूठी FIRs करवा दी जाती हैं। इस तरह की खवातीन भी हैं कि जो 3-3, 4-4 FIRs की मुदैया होती हैं और वो FIR करवा रही होती हैं। इसी तरह जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके अंदर इस तरह की FIRs करवा दी जाती हैं जो झूठी होती हैं। तो यहां आके फिर पुलिस का चैलेंज बनता है कि पुलिस अब अगर उस FIR की रजिस्ट्रेशन से पहले थोड़ा सा फैक्ट्स को एसरटेन कर ले तो चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं कि जी ये जो FIR करवाई जा रही है ये किस मोटिव के साथ करवाई जा रही है। तो वो हमारे लिए उसमें यकीनन एक थोड़ा सा हम उसको एक दफा चेक करके, और फिर वो ज़ाहिर हम पे बाइंडिंग है कि हमने FIR करनी है, तो फिर हम उसको, और अगर वो FIR ना बनती हो, वो सरासर झूठ पे मबनी हो, तो फिर उस पर जो ड्यू कोर्स होता है वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। इसमें एक और रिलीफ का पहलू ये है कि जब पुलिस किसी FIR को दर्ज नहीं कर रही होती तो वो जस्टिस ऑफ पीस को वो रिट पिटीशन में जाके जस्टिस ऑफ पीस से जो है वो अपना उस केस को प्रेजेंट करते हैं। जस्टिस ऑफ पीस फिर जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर होता है SP इन्वेस्टिगेशन, उसको वो मैटर रेफर करते हैं। वो उसको सुन के तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं कि ये जो FIR दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है इसमें ये वकूआ वाकई हुआ है। अगर हुआ हो तो पुलिस खुद भी FIR दर्ज कर देती है, या वो जो जज साहब होते हैं वो पुलिस को डायरेक्शन दे देते हैं कि जी आप FIR दर्ज करो, उसमें FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमारी कोशिश ये होती है कि हम खुद ही उसमें FIR दर्ज करें। अच्छा, विदाउट अकाउंटेबिलिटी कोई भी इदारा जो है ना आगे नहीं जा सकता, तो आपकी कैरेट एंड वो क्या कहते हैं स्टिक वाली पॉलिसी है या सिर्फ आप कैरेट देते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस कैरेट एंड स्टिक दोनों ही साथ साथ चलते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो अपने आप को सुधारने पर राजी नहीं है, उनका इसके सिवा कोई इलाज नहीं है कि वो हमारी सफ़ों में नहीं रहेंगे। वो ये यूनिफॉर्म जिसको दागदार वो करते हैं अपने अमल से, उनको हम ये यूनिफॉर्म नहीं पहने देंगे। ये बड़ी सादा सी बात है। और अगर वो किसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे या कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट करेंगे तो हम उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट करेंगे। सिर्फ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स में नहीं रहेंगे, हम उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी करेंगे। और जो लोग इस यूनिफॉर्म के तकद्दुस को न सिर्फ बुलंद रखते हैं बल्कि इसके लिए अपने जान की बाजी लगाते हैं, वो हमारे सर का ताज है। ऐसे लोग जो क्राइम फाइटिंग करते हैं, जो हमारी वारदातें ट्रेस करते हैं, जो सिक्योरिटी देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में सीना सफर होकर लड़ते हैं, उनको हम अपने सरों का ताज मानते हैं। उनको हम वो तमाम इनामात देते हैं जिसके वो हकदार हैं। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ अजला के अंदर या सीनियर पुलिस ऑफिसर को देखा कि उन्होंने जब चेक कोई इंसिडेंट होता है तो वो जब पूछते हैं तो उनकी एक हायरार्की बनी होती है कि SHO ने DSP को बताना है, उसने SP को बताना है और फिर ऊपर आनी है बात। अच्छा, हमने लाहौर के अंदर एक दो मुझे इंसिडेंट याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी जगह पर वो कब्जा हो गया, उनको जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची उस चैनल के साथ तो वो गलत पहुंची, जब उन्होंने खुद से चेक करवाया तो चीज़ और थी, फिर वो सारी चीज़ें और तरह हुई।
आप भी क्या इसी जो हायरार्की है उसी को फॉलो करते हैं, या आपके अपने भी होते हैं कि आपको पता हो इस थाने में ये हो रहा है, इस जगह पर ये हो रहा है? मेरी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। जब भी किसी एक इशू के अंदर जो कंसर्न एसएचओ और एसडीपीओ की रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट को किसी भी एक पार्टी ने आके चैलेंज कर दिया, तो मैं फिर वो मैटर सेंट्रली अपने ऑफिस में, जो मेरे पास जो इधर डीएसपी हैं मेरी सुपरविजन में, उनमें से किसी एक को डिप्यूट करूंगा। अगर उस पर भी उनका एतराज है तो फिर मैं पूरी कमेटी बनाऊंगा जो कि बिल्कुल उससे डिफरेंट होगी, ताकि बिल्कुल ट्रू पिक्चर मेरे सामने आए। प्लस आपको वैसे भी यहाँ बैठे हुए सारी चीज आपको पता चल रही होती है, आप अपने रिसोर्सेज बन जाते हैं, फिर हमारा एक इंटेलिजेंस का अपना विंग है, उसके थ्रू भी चीजें आ रही होती हैं। तो कोशिश यही होती है कि क्रॉस चेक किया जाए चीजों को, और कोई इम्पल्सिव जो है ना वो रिएक्शन ना दिया जाए इस पे। किसी थानेदार को एसएचओ लगाते हुए या कहीं अपने स्टाफ को लगाते हुए आपके मद्देनजर क्या चीजें होती हैं? अभी मैंने सियालकोट में आके कुछ एसएचओज अभी चेंज किए हैं, तो मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में वायरलेस के जरिए इन्फॉर्म किया तमाम सबऑर्डिनेट्स को कि जो एसएचओ लगना चाहता है वो अपना नाम लिखवाए और इंटरव्यू में शामिल हो। मैंने 79 लोगों के इंटरव्यू किए एसएचओ लगाने से पहले। उन 79 लोगों में मैंने 4 चीजें देखी। सबसे पहली चीज इंटेग्रिटी, दूसरी चीज उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तीसरी चीज उसका एटीट्यूड विद पब्लिक, और चौथी चीज लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की हैंडलिंग उनकी। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि मुझे इंटेग्रिटी का कैसे पता चला? पिछले 15 दिन से मैं आया हूं, तो मैंने उसमें जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी मेरे साथ यहाँ, जिनके साथ मेरा लाइजॉन होता है, जो पुलिस के मामलात को डील करती हैं, उनके साथ मैंने कोऑर्डिनेट लाइजॉन करके पूरे का पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया। बैकग्राउंड चेक करवाने के बाद जो उनका अपना पोस्टिंग का और ट्रांसफर का जो रिकॉर्ड था, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है हरमेस का, उसमें भी उनकी पनिशमेंट्स और पूरे रिवॉर्ड्स की डिटेल लिखी हुई होती है, उसको क्रॉस चेक किया। और फिर जो बाकी 3 एलिमेंट्स थे उनको चेक करने के लिए उनको सामने बिठा के उनसे गुफ्तगू की, उनसे पूछा चीजों के बारे में। तो फिर उसके बाद जो अल्टीमेटली जो बेस्ट लोग मुझे लगे उनको हमने थानों में पोस्ट किया। तो मेरी कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंसी और मेरिट की बेस के ऊपर जो भी लोग डिजर्व करते हैं उनको हम अपनी सफों में लेके आएं, और जो प्राइमरी हमारा उसके अंदर कंसर्न होगा वो ये होगा कि किसी की इंटेग्रिटी भी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा फैसल साहब, आपने खुद बताया कि फॉल्ट लाइन है सियालकोट में है। अच्छा, जो फॉल्ट लाइन्स है, एक तो आपने बता दी रिलीजन, एक होती है पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन। फार्म 45 और 47 बहुत शोर रहा इस शहर के अंदर, और पूरे पाकिस्तान के जो आपका हॉरिजन है उसके ऊपर वो छाई रहे। अब डेफिनेटली वो चीजें आज भी यहाँ पर चल रही हैं, तो पॉलिटिकल जो प्रेशर्स हैं कितना लेते हैं अपने ऊपर? देखिए, मैं इस पे बड़ा कैटेगोरिकल एक तो बताऊंगा, ये आपके लिए आपको बात पता नहीं किस तरह इसको आप लेते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकल बताऊंगा। मेरा जब मैं यहाँ पोस्ट हो रहा था तो मुझे जो है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया गया कि जी आपने किसी भी किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर में आपने उसको नहीं लेना, हमें आपसे परफॉर्मेंस चाहिए, हम आपकी परफॉर्मेंस को गेज करेंगे एक आम आदमी की फीडबैक के ऊपर। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप इस एसएचओ को लगाएं, आपको कोई नहीं कहेगा इस एसएचओ को हटाएं, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप इस टीएसपी के साथ काम ना करें, इसको निकलवाएं, हमें आपसे सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए। अब जब इस मैंडेट के साथ मुझे भेजा गया हो तो फिर मेरा ये ख्याल है कि बड़े क्लियर कट फिर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमारे तय हैं। तो मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूं कि हमने बिल्कुल नाक की सीध में चलना है, सीधे रास्ते पे चलना है, और हमने क्राइम कंट्रोल करना है। तो फिर आपसे अपने यहाँ के एमएनएस एमपीएस तो खुश नहीं रहेंगे? नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा, मेरी अभी तक जितने लोगों से भी इंटरेक्शन हुई है, दे वर ऑल वेरी रीजनेबल। देखें, एक मैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करूं, उनके लिए भी ये बड़ा मसला है कि एक थाने में जुल्म हो रहा हो और वो लोग उनके डेरों में बाहर बैठे हुए जिनसे उन्होंने वोट लिए हैं और वो उन्हें कह रहे हो कि जी ये ज्यादती होगी, और वो बार बार वो हमें कॉलें कर रहे हो। अगर हम सही परफॉर्म कर रहे होंगे, लोग उनके पास नहीं जाएंगे तो वो भी कंफर्टेबल रहेंगे। प्रॉब्लम तब आता है कि जब हमारे सबऑर्डिनेट्स इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं कि वो लोग मजबूर होकर वहां चले जाते हैं, और फिर वो लोग जाहिर है उन्होंने वोट लिए हैं नेचुरली, तो मुझे अभी तक कोई इस तरह की आप कहें कि कोई ऐसा प्रेशर यहाँ से सियालकोट में, कोई ऐसी चीज, कोई, सिर्फ सबने बात की है कि सर आप मेरिट करें और लोगों को रिलीफ दे, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आप तो उस डॉक्टर की तरह लगते हैं कि जो डॉक्टर के पास मरीज आता है ना तो उसका मर्ज खत्म हो जाता है, तो आपके पास आके तो कोई खौफ महसूस नहीं होता। लेकिन जो फियर होता है एक आम सिटीजन को किसी पुलिस वाले से, ये फैक्टर कम नहीं हो रहा, और जब वो ये फैक्टर कम नहीं हो रहा तो पुलिस और जो एक आम पब्लिक का जो एक रिलेशन है वो कैसे बेहतर हो सकता है? नहीं, ये तो बड़ी बुनियादी चीज है। देखें, मेरा दफ्तर, मैं ये समझता हूं कि एक आम आदमी के लिए वो कंधा है जिस पे सर रख के वो रो सकता है, धाड़े मार मार के रो सकता है। अगर मेरे दफ्तर में आके वो अगर मेरे से अपना दुख सुख नहीं कर सकता,
اگر وہ میرے سامنے آ کے اپنے سارے باتیں وہ کھل کے نہیں کر سکتا تو پھر میری ورکنگ میں کوئی فلا ہے. مجھے اپنی عوام کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ جب آپ میرے دفتر میں آ گئے یا میں کھلی کچہری میں گیا, وہاں بیٹھ کے آپ مجھے اگر پوری بات اپنی تفصیل سے نہیں سنا سکتے, اپنے آنسو نہیں گرا سکتے, تو پھر میری ورکنگ میں فلا ہے. جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا, ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کروں گا, میں اس پہ رسپونڈ کیسے کروں گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ کندھا مہیا کرنا چاہیے جس پہ مظلوم آدمی آ کے اپنے دکھ بیان کر سکے. آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ٹریکل ڈاؤن ہو جائے گا نیچے؟ کوشش تو کریں گے, میں اس کی کوئی, لیکن میں انشاءاللہ میں کرواؤں گا, پوری کوشش کروں گا, اور میرا تو کام ہی یہ ہے نا. میرے لیے سب سے, جب میں آ رہا تھا تو آئی جی صاحب نے جو ایک چند باتیں کی, ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آج تک ساتھ لے کے پھر رہا ہوں, وہ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اپنے حکم کی راکھی نہیں کر سکتے, اپنے حکم کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ پورا کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈائریکشن دے دی, اگر وہ ڈائریکشن آپ کی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو آپ فیل ہو گئے ہیں. تو جب میں ان کو ایک پالیسی گائیڈ لائن دے رہا ہوں, ان کو بتا رہا ہوں کہ آرگنائزیشنل گول یہ ہے کہ ہم نے ریلیف دینا ہے, اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا, تو پھر میرا بھی فیلئر ہے اس کے اندر. تو میں نے جو ڈائریکشن دی ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے, اور میں اگر اس کو امپلیمنٹ نہ کروا سکا تو میری ناکامی ہے, وہ میں نے کروانا ہی کروانا ہے. اچھا, آپ نے بہت سارے آئی جیز کے ساتھ کام کیا, یہ آئی جی آپ کو کیسے مختلف لگتے ہیں؟ دیکھیں, آئی جی صاحب کی جو شخصیت ہے بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل ہے. ہر فیلڈ کے اندر, پھر ان کے اندر جو ایک ایلیمنٹ آف انفارمیلٹی ہے, یہ بہت ریئر ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئی جی صاحب جب صبح اپنے دفتر آتے ہیں, آنے کے بعد وہ اپنی جو سی پی او میں پیچھے برانچز ہیں وہ ہر دفتر میں چلے جاتے ہیں, کسی بھی دفتر میں چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ عادت میں نے جب یہاں آیا, جب میں سائیوال میں بھی تھا, تو یہ میں نے ان سے سیکھ کے تو میں نے اڈاپٹ کی. تو میں بھی اب اپنی میں برانچز میں چلا جاتا ہوں. اب اس سے ہوتا کیا ہے, کمپلینٹ سیل میں گیا, اب وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے, بیٹا آپ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں 4 گھنٹے سے بیٹھی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھنا نا بھائی کہ آپ نے 4 گھنٹے سے اس خاتون کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ جب میں اویلیبل ہوں تو مجھے آپ لے کے آئیں, ان کا کیس کیا مجھے بتائیں. میں ایک دوسری برانچ میں چلا گیا جہاں میرا ایک کانسٹیبل ہے جس کو چھٹی چاہیے 5 دن کی, وہ کھڑا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا سر میں 3 دفعہ آ چکا ہوں, میری چھٹی نہیں پروسیس ہو رہی. تو میں اس برانچ سے پوچھوں نا کہ یہ آپ کے پاس جب پہلی دفعہ یہ آ گیا تھا تو آپ کو اپلیکیشن پروسیس کرنی چاہیے تھی. تو یہ جو ایلیمنٹ آف انفارمیلٹی ہے, اس کے اندر آپ کا ایک بڑا ہی خوبصورت سپرویژن کا نظام ہے جو ایک غیر محسوس انداز میں آپ کی گرپ آپ کو دے دیتا ہے آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر, پوری آرگنائزیشن. اور وہ چھپے ہوئے داغ, جو چھپے ہوئے کونے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے, وہ اس جو ایلیمنٹ آف انفارمیلٹی ہے اس سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اچھا, پولیس کا یہ جو فیکٹر ہے اگرچہ کہ تھوڑا ہے لیکن چونکہ بہت اہم ہے, خواتین پولیس آفیسرز, ان کی ویلفیئر فیسیلیٹیشن یا ان کو انکریج کرنے کے لیے آپ کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے اس میں جتنی بھی فیمیلز ہیں ان کی ایک تو پہلے آج صاحب نے ایک وومن کونسل بنائی ہے. اس کونسل کی ممبرز تمام کی تمام ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے رابطے میں رہتی ہیں. ان کے 2-3 پرابلمز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے قریب ان کی پوسٹنگ ہو, نیچرلی فیمیلز کا ایک, تو وہ ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگز میں ہم انہیں کریں. دوسرا, کچھ گھریلو مسائل میں چھٹیوں کا ایشو ہوتا ہے شادی کے حوالے سے, اس میں بھی ہم انہیں لک آفٹر کرتے ہیں. تیسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیوٹیز لگتی ہیں ایکسٹرارڈنری کسی دوسرے شہر کے اندر, اس میں بھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ایک مینج کر سکیں وہ کریں. پھر جو پرسنل پرابلم ہوتے ہیں تمام کانسٹیبلری کے, وہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 سال کا جو پیریڈ ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا ویلفیئر کا جو 2023 اور 24 میں جو کام ہوا ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوا. تو یہ ہمارا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ ہمارا اسی طرح چلتا ہے. اچھا, ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ کے پیچھے کون سی شخصیت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین, نیچرلی آپ کے والدین جب آپ کو بڑا کرتے ہیں تو بہت سارے خواب آنکھوں میں سجا کے آپ کو بڑا کرتے ہیں, اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو نیچرلی آپ کے والدین, میرے دادا جو تھے وہ بڑے حیات ہیں ماشاءاللہ, ان کی بڑی ویژنری پرسنالٹی رہی, انہوں نے میری شخصیت میں بڑا رول پلے کیا. اسی طرح ایک اور روحانی شخصیت ہیں, ان کے ساتھ میری بڑی اٹیچمنٹ ہے, وہ مجھے ڈے ٹو ڈے افیئر کے اندر بہت زیادہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور سیدھا رستہ اختیار کرنے میں میری بھرپور مدد بھی کرتے ہیں. جب بھی میں کسی ایشو پہ کنفیوز ہوتا ہوں تو ان کی طرف سے جو اوپینین آتی ہے, جو مشورہ آتا ہے, وہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے. تو اور پھر میں ایک اور چیز جو سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی میں پازیٹیو رہنا چاہیے. پازیٹیوٹی جو ہے نا, اس میں ترقی کا راز مضمر ہے. آپ اپنی زندگی میں سیکھیں, ہر انسان سے سیکھیں, جو آپ کو ملے اسے سیکھیں. مرتے دم تک انسان کو سیکھنے کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. لاسٹ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی پولیس کے لیے جو ماتحت ہے اور پاکستانی عوام کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو کیمرے پہ کہہ دیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک
हमारा है, हमने इस मुल्क से कहीं भी नहीं जा पाना, इधर ही है। इस मुल्क में हमारे बच्चों ने, हमारे बच्चों के बच्चों ने रहना है। हमें इस मुल्क को पूरी जान फशानी के साथ तरक्की की वो मंजिलें तय करवाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये अज़्म रखना चाहिए कि हमने इस मुल्क को उस तरक्की की जानिब गामजन करना है जहां आज डेवलप कंट्रीज खड़े हुए हैं, और वो हमारे कलेक्टिव एफर्ट, हमारी कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हम में से हर एक इंसान ने रोल प्ले करना है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ जितना एक मेरे बस में हुआ, आप में से हर एक जहां जो है वो कोशिश करे। इस मुल्क को हमने ही आगे लेके जाना है, बाहर से कोई नहीं आएगा इस मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने के लिए। हम सब ने मिलकर लेके जाना है, और इंशाल्लाह इसमें अगर हम शाना बशाना चलते रहे तो मेरा ये यकीन है कि मुल्क इंशाल्लाह कौमों पे हुक्मरानी करेगा। जी नाज़रीन, आपने फैसल शहजाद DPO सियालकोट की बातें सुनी। इस नोट के साथ आज हम प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। जो इन्होंने कई बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें हर हाल में मुस्बत रहना है। एक मुस्बत सोच के साथ अगर हम चलेंगे बहैसियत इंडिविजुअल या कौम के तौर पर, तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि हमें कोशिश करते रहना। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।